अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है। देखिए ना, पहला चैप्टर जो था, दूसरा तो था, वो रिलेटिवली इजी हैं, थ्योरी बेस्ड हैं, पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर जिसका कॉन्सेप्ट इसमें स्ट्रॉन्ग होगा वो इजीली इसमें एज कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया तो उसने कहा है कि ना, किनीशियन अप्रोच ये है। दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय Keynes during Great Depression. He stated that economy will be in equilibrium if AD equals to AS. However, if AS curve is horizontal at lower level of output, देखिए ना, जो AS कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो पहले हॉरिजॉन्टल है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फिर सीधी वर्टिकल हो जाती है। तो कीनीज ने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने एक अपना नेशनल आउटपुट बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग योर प्राइस लेवल, यू हैव टू इंक्रीज योर AD रादर AS। मतलब आपने अपनी ना, आपको एग्रीगेट डिमांड को आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर AS को इंक्रीज़ करते हैं, देखिए जैसे कि इसमें किया हुआ है AS को इंक्रीज़, लेकिन उसकी वजह से देखिए इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क पड़ा है। अगर आप एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेंगे, जैसे कि इधर शो किया गया है, तो फिर आपका GDP इंक्रीज़ होगा विदाउट चेंजिंग योर प्राइस लेवल। तो ये कीनीज ने हमें एक फिनोमिना बताया। अच्छा, उसके बाद हम टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच पे जाते हैं। ये कहता है कि ठीक है, जिसमें कंजम्पशन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन का फंक्शन इक्वल्स टू इनकम होगी, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकम की ना बेसिकली 45 डिग्री की लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और कंजम्पशन की है लाइन हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि ये आपकी इनकम लाइन है, ओके, और ये आपकी एक्सपेंडिचर लाइन है। तो जो इससे पहले, इस पॉइंट से पहले एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आउटपुट कम है, और इस पॉइंट के बाद एक्सपेंडिचर कम है लेकिन आउटपुट ज़्यादा है। तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो आपके नेशनल आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो उसमें उसने बताया कि ना, अगर नीचे वाली सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स के पास होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके, क्योंकि लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लें और वो ज़्यादा सप्लाई दें, तो इससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर आगे वाला पॉइंट है, तो उसमें ये होगा कि आपकी आपके पास सप्लायर जो इन्वेस्टर है वो इतना डिस्करेज होगा, वो कहेगा कि ना यार इसकी तो वो प्रॉपर नहीं है, ओके। तो हम सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पे आते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम में बताया कि ये देखो ना, ये इन्वेस्टमेंट की कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ओके। और ये सेविंग कर्व है जो बिल्कुल सीधी है। तो इसमें बताया गया है कि ये सिंपल, अच्छा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि सिंपल economy is assumed, investment is autonomous, household do not consume all of their income, okay। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले हमने पढ़ चुके हैं, ओके। देन मल्टीप्लायर प्रिंसिपल। जो मल्टीप्लायर है वो कहते हैं कि ना, अगर आप अपने इस एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे, उससे ये होगा कि उससे आपके आउटपुट चेंज होगा। और उसका फंक्शन बताया गया 1/MPS + MPT + MPM। MPS है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज़ इनकम डेट इज़ सेव्ड। फिर MPT इज़ इन टैक्स, और MPM इज़ इम्पोर्ट डेट वी गिव टू फॉरनर्स, ओके। तो इसमें बताया गया कि अगर आप आउटपुट बढ़ाते हैं बाय 5, तो उससे जो आपका, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं बाय 5, तो आपका आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल से यह समझाया गया है, देखिए कि ना, देखिए जैसे उसने टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं 1000 से, लेकिन देखिए आउटपुट बढ़ाया है 2500 से। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ओके। और जैसे इधर देखिए, उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है 1000 से, लेकिन उसकी जो सेविंग है, ये जो उसकी वो बढ़ी है, वो उसकी बढ़ी है बाय 2500, ओके। इसकी एजम्पशंस क्या हैं कि तीनों सेम रहने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स स्पेयर कैपेसिटी भी हो, और उसके अलावा ओके लिमिटेशंस के अंदर है कि इन इलास्टिक सप्लाई ना हो। देखिए ना, अगर इन इलास्टिक सप्लाई होगी तो फिर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं होगी और आप अपनी एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ओके। टाइम लैग ना हो, बिल्कुल टाइम के बाद ऐसे ना हो कि अब 6 महीने पहले ये है, फिर टाइम लैग ना हो, आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चल रहा हो। एक्सेलरेटर इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेटर इफेक्ट है कि आउटपुट बढ़ने की वजह से लोग कहते हैं ना कि यार इस बिज़नेस के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं, तो फिर लोग देखते हैं कि इसमें इतना आउटपुट है, तो फिर वो पैसे लगाते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेटर ये है, ठीक है। तो उसकी एजम्पशंस हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो सेम रहनी चाहिए, इंक्रीज़ इन एग्रीगेट जो आउटपुट है वो आपके रियल प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करें, सप्लाई ऑफ मनी इन आपकी रेडिली अवेलेबल हो, फैक्टर प्रोटेक्शन भी अवेलेबल हो। इसकी लिमिटेशंस भी वही हैं कि स्पेयर कैपेसिटी अगर नहीं होगी और टाइम लैग होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
आगे हम समझें कि अगर ये आपको समझ आ गई तो आपको पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली जो मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट बढ़ता है। एसेलरेटर ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी आउटपुट की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। पहले ये है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो आउटपुट ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं यार आउटपुट बढ़ रहा है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये है पड़ा एसेलरेटर। तो उसने कहा है इफ़ इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग अ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट कैन इंड्यूस अ चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज एसेलरेटर, विच कैन इंड्यूस अ मैग्नीफाइड चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट विच इज मल्टीप्लायर, विच कैन इंड्यूस अ चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज until द फुल कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज रीच्ड। तो सर ये पूरा चैप्टर था एक ब्रीफ फॉर्म में, आपकी रिवीजन के लिए एक हेल्प आउट होगा। ठीक है सर, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।